अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक के ऊपर लेके आया है वीडियो। और वीडियो का टॉपिक ये है कि किस तरह से आप कौन-सा ऐसा शेंजन कंट्री है जहाँ का वीज़ा ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हासिल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जब भी हम शेंजन की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, तो वो आती है अपॉइंटमेंट की। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा मसला होता है, चाहे आप कराची से हो, चाहे आप लाहौर से हो, चाहे आप इस्लामाबाद से हो। प्रॉब्लम ये आके सामने खड़ी हो जाती है कि भई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे होते। इस वक़्त भी यही सिचुएशन चल रही है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि जर्मनी का अप्लाई करना है, इटली का अप्लाई करना है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं आ रहे होते। गुज़िश्ता दिनों के अंदर नीदरलैंड के अपॉइंटमेंट ईज़िली अवेलेबल थे और हमने बेतहाशा लोगों के वीज़े अप्लाई भी करवाए और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा भी रहा। इस वक़्त दोस्तों खुशखबरी ये है कि स्पेन जो है ना, वो आपको बआसानी जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट ऑफ़र कर रहा है। चाहे आप कराची से हों, चाहे लाहौर से हों, चाहे इस्लामाबाद से हों, तीनों जगह से इसके अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एक और बात यहाँ पे ये बता दूँ कि इसके स्पेन के बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भई वहाँ पे जाके जो लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उनको जो है वो वहाँ पे सेटलमेंट मिल जाती है। इस तरह की भी आप चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसमें काम नहीं करता, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस नहीं करता, लेकिन ये ऐसा होता है कि लोग जो है वो स्पेन जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होते हैं और फिर वहाँ सेटलमेंट की तरफ मूव ऑन भी होते हैं। पुर्तगाल में भी ऐसा ही पहले होता था। बात कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर कि अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और किस तरह से आप खुद से बआसानी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा हासिल भी कर सकते हैं। वीडियो में एक और बात बता दूँ दोस्तों कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के बीच में हैं अभी, तो एक दफ़ा हमारी टीम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं 0333 3599 811। हमारी टीम आपको बेहतरीन एडवाइस करेगी कि कितने परसेंट चांसेस हैं, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के आगाज़ में ही मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा किसी एक अच्छी कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट को तैयार कर लेंगे ना अपने पास, तो उसके बाद आपको दोबारा ज़िंदगी में आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले कम से कम 10 साल तक तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ़ एक चीज़ आपको दोबारा हर दफ़ा वीज़ा अप्लाई करते हुए फ्रेश लगानी होगी, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जो कि कम से कम भी 6 महीने की वैलिडिटी का हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपका पासपोर्ट 1 साल से कम आ गया है वैलिडिटी पे, तो फ़ौरन जाके रिन्यू करवाओ और जब रिन्यू करवाने जाओ तो कम से कम 10 साल का रिन्यू करवाओ। दूसरे नंबर पे आपका सीएनआईसी, तीसरे नंबर पे आपका एफआरसी, चौथे नंबर पे एफआरसी होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चौथे नंबर पे आपका एमआरसी, जो कि नाज़रा का विद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका एमआरसी। अब बात कर लेते हैं कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब लेटर, आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, आपके अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो एफबीआर के टैक्स रिकॉर्ड्स, उसके अलावा आपका लीव अप्रूवल लेटर, ये मैं ज़रूर बोलता हूँ कि साथ लगाएँ ताकि ये लग सके अगले को कि भई आपकी लीव्स आपके मैनेजर ने अप्रूव की हैं, उसको पता है और उसकी उसके अंदर सिग्नेचर ज़रूर मेंशन होना चाहिए, ठीक है जी? सिग्नेचर में मतलब कि उसका नाम, नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ईमेल कभी भी जीमेल की नहीं होनी चाहिए, ईमेल हमेशा कंपनी के डोमेन की होनी चाहिए। मिसाल या फिलिप्स में जॉब कर रहे हैं तो और आपका मैनेजर जो है उसका नाम है अहमद, तो उसकी ईमेल ऐसे होनी चाहिए ahmad@philips.com.pk, इस तरह से उसकी ईमेल होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास जो है वो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का कोई चैम्बर से रजिस्ट्रेशन है वो, एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस की कुछ इनवॉइसेस जिससे ये साबित हो सके कि आप कारोबार कर रहे हैं और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की और साथ ही आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो आपको बैंक से जाके निकलवानी है, ना कि आपको ऑनलाइन अपनी ऐप से निकालनी है। क्योंकि जब वो बैंक से निकाल के देते हैं तो उसके बाद वो हर पेज के ऊपर साइन और स्टैम्प कर देते हैं, तो उसकी एक जो ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि आप जो हैं वो कब से इस अकाउंट इसका मतलब कि बैंक की ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट रन कर रहे हैं और आप अकाउंट सही तरह से रन कर रहे हैं, कोई पैसे ओवरड्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने लीगली और बड़े सुकून से अपना अकाउंट रन किया। देन फिर बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की जिसके अंदर आपकी कवर लेटर आ जाता है। कवर लेटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यहीं पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। कवर लेटर के अंदर आपने पूरी अपनी एक आइटिनरी बनानी है और आइटिनरी कैसे बनेगी? जब आप अपनी फ्लाइट बुकिंग करोगे। फ्लाइट बुकिंग हमेशा मैं बोलता हूँ कि सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए और होटल बुकिंग आपकी रियल होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो, पूरा केस खुद कर लो, लेकिन ये 2 चीज़ें रियल करवा लो और हमारी टीम ये करके दे देगी बहुत रीज़नेबल पैसों में। तो फ्लाइट बुकिंग लगाई, होटल बुकिंग लगाई,
कवर लेटर प्रॉपर लिखा आपने, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई थी ना, वो आई थी आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो फेक या फिर डमी ट्रेवल इंश्योरेंस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2,500 से 3,000 रुपए आपके मुश्किल से लगते हैं, 4,000 रुपए मैक्सिमम आपके लगते हैं ओरिजिनल ट्रेवल इंश्योरेंस के। और वो ट्रेवल इंश्योरेंस बेकार नहीं है, अगर आपका वीजा आ जाता है तो वही ट्रेवल इंश्योरेंस को आप इस्तेमाल करते हुए आगे ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ट्रेवल इंश्योरेंस अपनी रियल लगाएं आप, ठीक है जी। अब ये सारी चीजें जमा हो गई हैं। अब आपने फॉर्म जो है स्पेन का वो आपने डाउनलोड करना है, उसको पूरा फिल करना है और उसके ऊपर एक व्हाइट बैकग्राउंड की अपनी पिक्चर, अपडेटेड पिक्चर लगानी है, पुरानी पिक्चर हरगिज नहीं लगानी है, ठीक है जी। अपडेटेड पिक्चर आपने लगा ली है। अच्छा, इसका एक और रीजन होता है, जब आप वीजा के टाइम पे वहां पे जाते हैं ना और वो देखते हैं फॉर्म के ऊपर आपकी पिक्चर और आपको देखते हैं कि आप तो भाई 2025 में जी रहे हैं और फॉर्म के ऊपर जो पिक्चर है वो तो 1986 की है। तो ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट जो है ना वो डेवलप करती है। कुछ भी नहीं लगेगा, 200-250 रुपए लगेंगे, जाएं किसी भी फोटो स्टूडियो के ऊपर और उससे बोले भाई मेरी पासपोर्ट साइज के ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर लेके दे दो। वो एक ही दफा में 8-10 पिक्चर आपको बना के दे देगा, उसको रख लो, आगे भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ जाएगी, नहीं तो भाई पर्स की जेब में रखो। बेगम के पर्स में डाल दो, मतलब कि लेकिन इन्वेस्टमेंट कर लो। देखो, पैसा नहीं बचाओ हर चीज के अंदर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो अपना दीवार के साथ खड़े हो जाते हैं यूं करके कि मेरी पिक्चर ले लो। ऐसा नहीं करो। पिक्चर सही तरह से लो और पिक्चर जो लो वो जो उसका स्टैंडर्ड हो उस स्टैंडर्ड के बिल्कुल हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीजें आपकी तैयार हो गई हैं। आपने अपना अपॉइंटमेंट पहले ही ले लिया, अब आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है। वीजा फीस कैश में लेके जानी है, जो कि 80 यूरो है। तो आप 30-32 हजार रुपए अपने साथ कैश में लेके जाओ वहां पे और अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ वीजा फीस दे के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। स्पेन का रिजल्ट इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मेरे हिसाब से 6 से 8 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो मिसाल है, अगर आप अपना जो भी ट्रेवल प्लान बना रहे हैं तो अपने दिमाग में रखें कि आप जो है वो 6 से 8 हफ्ते पहले उस ट्रेवल प्लान के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, ना कि आप बिल्कुल 11th आवर के ऊपर जाएं कि भाई अब मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप बिल्कुल आखिर में जाते हो ना, तो फिर अगर रिजल्ट डिले हो जाएगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगी। कि अगर आप दिसंबर का प्लान दे रहे हो, नवंबर में सबमिट कर रहे हो, रिजल्ट ही जनवरी में आ रहा है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो पासपोर्ट है उसके ऊपर वीजा लग के आएगा। जाहिर सी बात है, आपकी डेट क्रॉस हो चुकी है। तो हमेशा इतना मार्जिन रखो कि जब भी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो कम से कम 2-3 महीने का मार्जिन हो। तो दोस्तों, ये मेरी आज की एक मुकम्मल जामे वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को एक एक चीज गाइड कर सकूं कि किस तरह से आप स्पेन का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं फ्री में वीजा कंसल्टेंसी अपनी टीम के साथ दे रहा होता हूं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर लो और अपनी फ्री वीजा कंसल्टेंसी हमसे बुक कर लो। बजाय इसके कि डायरेक्ट अप्लाई करो बाद में रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे पास एंड में आ रहे होते हैं, मेरा रिजेक्शन हो गया, अब बताओ मैं इस पे क्या करूं। तो बेहतर यही है कि भाई रिजेक्शन होने से पहले ही अपनी एक दफा फ्री कंसल्टेंसी ले लो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, कि आपकी फीडबैक मुझे और आगे मजीद मेहनत करने के लिए प्रिपेयर करती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।